नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज हम लोग जो सबसे ताजी खबर आई है उस पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की सरकार ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। तो ये बहुत मजेदार बात है, लेकिन जिनके नाम से ये पुरस्कार है वो मूलतः वैज्ञानिक थे और इसलिए हमारे जो संयोजक हैं अपने चैनल के धर्म मीमांसा के, वो भी विज्ञान के बहुत ही मेधावी विद्यार्थी हैं, जयराज शर्मा। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले वो नोबेल पुरस्कार के विषय में या नोबेल के द्वारा स्थापित की गई मूल परंपरा के विषय में कुछ बातें कहें और फिर कुछ प्रश्न अगर होंगे तो उनका उत्तर बाद में आगे मुख्य चर्चा राजनीतिक जो इस प्रकार के नामांकन होते हैं उस पर भी होगी। हाँ जयराज जी। जी, धर्म मीमांसा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और आदरणीय पंकज गुरु जी को भी नमस्ते। तो अभी जो रिसेंट ये डेवलपमेंट हुई है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। ये कुछ ऑफिशियल ट्वीट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओर से, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिकमेंड किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब ये जो ट्वीट है ये कुछ दिन पहले आया, जो ऑफिशियल एक मीट होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप और आसिफ मुनीर, जो उनके आर्मी चीफ है, अभी खुद को जिसने फील्ड मार्शल बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए आसिफ मुनीर को बुलाया इस ट्वीट के कुछ दिनों बाद ही, और वो व्हाइट हाउस में जाके भी यही चीज वहां मेंशन करके आते हैं कि उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये सब कहना था आसिफ मुनीर का, कि क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराई और ऑपरेशन सिंदूर को रोका, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब इसका जो भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है या इसके पीछे क्या है, वो पंकज गुरुजी समझेंगे। लेकिन मैं असल में थोड़ा सा नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो ये नाम आता है नोबेल पीस प्राइज, पहला जो इंस्टिंक्ट मेरे दिमाग में आता है वो मेरे को ले जाता है मेरे क्लास 6th-7th में, जब मैंने पहली बार एल्फ्रेड नोबेल के बारे में पढ़ा था। एल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। आज भी जब हम डायनामाइट की बात करते हैं तो वो एल्फ्रेड नोबेल से ही जोड़ा जाता है, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डायनामाइट इस दुनिया को दिया। बट अगेन वो सब कुछ खत्म हो जाता है 1897 में, जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1901 से फिर नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज दिए जाना शुरू किया जाता है। नोबेल प्राइज बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पीस के लिए शुरू किया गया था। इसका पूरा जो अवार्ड का है, ये बेसिकली साइंटिफिक वर्ल्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता था। देन पीस के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया, और 1969 से अपन देख रहे हैं कि इकोनॉमिक साइंसेज में भी अल्फ्रेड नोबेल का जो ये नोबेल प्राइज है वो दिया जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंगली, शुरुआत में जब ये शुरू किया गया था तो इसे एज एन ऑनर माना जाता, साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा। और जब मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी क्लास 6th-7th में, तो हमेशा से ये मेरा ऐसा रहा कि मैंने किताबें जो पढ़ी हैं या तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ी हैं या मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ी हैं। तो उससे मुझे ये समझ आया कि, मतलब समझ नहीं आया, मेरे दिमाग में एक काइंड ऑफ माइंडसेट बन गया कि यदि साइंस में कुछ बहुत बड़ा आपको अचीव करना है तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो आप एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। वहां से वो पहला मेरे अंदर नोशन आता है कि मुझे भी भविष्य में आगे जाके फिजिक्स में नोबेल चाहिए। हालांकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी, बहुत ही इंटरेस्ट था मेरा मैथमेटिक्स में, लेकिन इंटरेस्टिंग पढ़ने के बाद पता चला कि मैथमेटिक्स में तो नोबेल प्राइज दिया ही नहीं जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, वो एक अलग विषय होगा चर्चा का। एक जो एक छोटा रीजन माना जाता है कि वो मैथमेटिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं मानते हैं और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल साइंसेज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। हालांकि और भी दूसरे
करना बड़ी बात होती है कि शायद इस कारण से नहीं दिया जाता मैथमेटिक्स, मगर वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। तो बैक टू द स्टोरी के मुझे मैं जब 6-7 में था तो मैं कुछ 12-13 साल का रहा हूँ। उस समय पहला जो मेरे अंदर एक नोशन आ गया कि अगर मुझे साइंटिफिक वर्ल्ड में कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो है नोबेल प्राइज़। यदि मैं फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ ले लेता हूँ, तो फिर जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो मेरे को एक एज़ एन बहुत अच्छा साइंटिस्ट मानेगा। एक बच्चे की आई थिंक यही एक माइंडसेट होता है। तो उस समय मेरा कुछ ऐसा माइंडसेट था। मुझे नहीं पता कि नोबेल प्राइज़ कैसे दिया जाता है, क्या है ये नोबेल कमिटी, वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं किसको देना है और क्या इसमें कुछ बायसनेस भी है, उस समय ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता। देन कट टू 12th और फिर जब मैं थोड़ा-सा बड़ा होता हूँ, तो वहाँ क्योंकि मैं वहाँ से फिर इंटेंसिवली फॉलो करने लग जाता हूँ कि हर साल किसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, किस फील्ड में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये मेरे अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई। और आते-आते जब मैं क्लास 11th-12th में आता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे प्राइज़ेज़ हैं जो समझ नहीं आ रहा कि ये इनको क्यों दिए गए हैं। साइंटिफिक वर्ल्ड के अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्राइजेस हमें समझ आते हैं, नोबेल पीस प्राइज खास करके, या फिर लिटरेचर में जो प्राइज दिए जा रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक साइंसेज में जो प्राइजेस दिए गए हैं, वहाँ कुछ डाउट होने लग जाता है मेरे को इस प्राइज की क्रेडिबिलिटी पे। ऑल्दो अगर मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाऊँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही नोबेल प्राइज को पॉलिटिसाइज़ तो किया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो और भी ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया गया था। जहाँ चाहे वो नाज़ी के कारण हो जर्मनी में या जो भी। मगर अभी भी मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि अभी इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया गया है, ख़ास करके लिटरेचर के फ़ील्ड में। और चाहे पीस वाले जो है उसमें बात करो या इकोनॉमिक साइंसेज़ में बात करो, तो सबसे आम ट्रेंड ऐसा हो गया है कि साइंस में भी क्या ऐसा है? सबसे पहले तो मेरे को ये प्रश्न आया, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि मतलब पर्सनली मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी कोई डिज़र्विंग फील्ड और भी कोई डिज़र्विंग साइंटिस्ट हो सकते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ कभी मिला नहीं। मे बी इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स, मे बी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में देखें तो कई ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सिर्फ वॉर के लिए कुछ ऐसा बनाया, उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जांपल केमिस्ट्री की, सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिब्स जो केमिस्ट्री में, जिसके कारण बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मरती है, क्योंकि वो एक पॉइजनस गैस का आविष्कार करते हैं, बना डिस्कवर करते हैं उसको, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो वहाँ भी थोड़ा-सा क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न आया। तो अभी मेरा प्रश्न है पंकज गुरुजी से कि क्या ये जो जितने भी प्राइजेस हैं, नोबेल प्राइज के अलावा भी दूसरे बात करें या फिर जो ग्लोबल लेवल पर जैसे अभी नोबेल प्राइज दिया जाता है उसकी बात करें, पॉलिटिसाइज तो किए जा चुके हैं ये सारे प्राइजेस, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है? और ग्लोबल स्टेज पर जैसे जो प्राइज़ेज़ वो लोग देते हैं, उसमें भारत का ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या भारत को भी ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए ग्लोबल स्टेज पर, ताकि हम लोग भी क्रेडिबल नोबेल को पे ला सकें? और क्या सिर्फ़ किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गई, जैसे विंस्टन चर्चिल को भी नोबेल प्राइज़ मिला, मुझे तो अभी पता चला। सो क्या हम लोग सिर्फ़ किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो बिल्कुल क्रेडिबल हो सकता है? इस बारे में थोड़ा-सा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सार रूप में तो तुमने कह ही दिया है। वास्तव में जो इससे भी बड़ी बात है, केवल नोबेल प्राइज नहीं बल्कि सभी उन पुरस्कारों के लिए जो पश्चिमी यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रवर्तित हैं, और चूंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनकी अभी सुप्रीमेसी है, सर्वोच्चता है, इसलिए वो उसको ही अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कह देते हैं। पहली बात, जो भारत में नई पीढ़ी को जानना है, पुरानी पीढ़ी में तो ज्यादातर लोग किसी एक अजीब सी गफलत में रहे, अंग्रेजों से इतने अभिभूत थे और यूरोप से, कि वो मगन रहे कि वाह वही विश्व है, वही अंतरराष्ट्रीय है जो अंग्रेज कहें। लेकिन अब नई पीढ़ी हमारी स्वतंत्र है और सोशल मीडिया वगैरह भी सब आ गए हैं, इंटरनेट भी है, तो वो अपना सर्च भी कर सकते हैं, तो वो तथ्य को जान सकते हैं। और पुरानी पीढ़ी में जिन लोगों ने विशेष अध्ययन किया है वो सब तथ्य को जानते हैं। तथ्य ये है कि ये जो पिछले 150 वर्षों में यूरोप बढ़ा है आगे, उसमें जो दोनों खेमे थे, चाहे जर्मनी वाला हो, चाहे ये इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका वाला, ये दोनों एक तरह से, सत्य ये है कि बहुत ही बर्बर और बहुत ही नृशंस समूह, मतलब बहुत चालू भाषा में कहें तो एक तरह से खुलेआम गुंडागर्दी, मारपीट, हत्या के पक्ष में दोनों ही ग्रुप हैं।
लेकिन चूंकि दुनिया से इनको सामना करना पड़ा और दुनिया में कई जगह ये पिटे भी, पहले जैसे सोचते थे कि हम ऐसे सारी दुनिया को जीत लेंगे, वो जीत नहीं पाए। कहीं 50 साल, कहीं 70 साल, कहीं 90 साल थोड़ा फैले छल कपट से और फिर मार के भगाए गए। तो इन्होंने ये अपने आप को फिर जरा मानवीय दिखाने का एक नया पैंतरा चला है। तो ये जो मानवता, ह्यूमैनिटी आदि के शब्द हैं, ये भी मुश्किल से पिछले 60-65 वर्षों में चले हैं, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके पहले तो इनको ये विश्वास था कि हम सर्वोच्च हैं, हमारी नस्ल अच्छी है, हमारी व्हाइट रेस बड़ी अच्छी है, हमारी क्रिश्चियनिटी जो है यूरोप की वो बड़ी अच्छी है, सारे संसार को जीतने के लिए ही वो पैदा हो गई। इधर इन लोगों ने अपने रेस का हवाला दिया तो हिटलर ने कह दिया कि हम आर्यन रेस हैं, हम सब हैं और हम सारी दुनिया में राज करेंगे। तो इस तरह ये लोग मानवता के खुलेआम विरोधी रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध तक। जब बुरी तरह पिटे हैं दुनिया में, तब इन्होंने मानवता की बात की है। तो पहली बात तो ये जानना चाहिए कि मानवता की बात भारत में तो लाखों साल से या हजारों साल से हो रही है। मानव धर्मशास्त्र यहाँ लिखा गया है, ऐसा कोई धर्मशास्त्र यूरोप में किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध तक, बल्कि 1950 तक ये लोग कोई मानवता की बात नहीं करते थे। अपनी सुप्रीमेसी, व्हाइट रेस या आर्यन रेस या जो भी उन्होंने काल्पनिक शब्द कहे, क्योंकि आर्य शब्द संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है गुणी और श्रेष्ठ, वो कोई नस्लवाचक नहीं है। लेकिन हिटलर ने उसको नस्लवाचक दे दिया और पश्चिमी यूरोप के लोगों ने भी शुरू में नस्लवाचक दिया था। तो ये बताना है कि ये लोग प्रोपेगेंडा के बल पे अपना सच छिपाने के लिए शुरू से प्रसिद्ध रहे हैं और मेहनत भी बहुत की है। हमारे यहाँ सदा कहा गया है कि गुण और गुण दोनों देखो किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र। तो इन्होंने बहुत परिश्रम किया, लूटने में भी बड़े खतरे उठाए, जगह जगह मारे भी गए, फिर भी लूटते रहे, डकैती करते रहे, छिनैती करते रहे और बाहर का ज्ञान लेकर भी उसमें बहुत परिश्रम किया। भारत से बहुत सा ज्ञान ले गए जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस, फिर उसमें परिश्रम किया। तो परिश्रम तो इनका है, जो कि ज्ञान तो वैश्विक है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो किसी एक देश विशेष का नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने भारत से क्यों ज्ञान ग्रहण किया या क्यों चुराया। चुराया भी नहीं कहेंगे, सीखना मानव की विशेषता है, सीखना। तो उन्होंने भारत से सीखा, कोई हर्ज नहीं, बहुत मेहनत की। जो मुख्य बात समझने की है कि जितने भी ये मेहनत करते हैं उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और जितना भी थोड़ा अच्छा काम करते हैं उसका कई गुना प्रोपेगेंडा करते हैं, और जो घृणित से घृणित काम करते हैं उसको प्रोपेगेंडा में छिपा लेते हैं। एक तो ये जानना चाहिए। तो जो इन्होंने पुरस्कार रखे हैं, इनको राजनीति के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं सकता। राजनीति कह लीजिए, हमारे भारतीय शब्द में तो उसको राजनीति भी नहीं कहेंगे, पॉलिटिक्स कहेंगे। तो ये अपनी सुप्रीमेसी, अपनी सर्वोच्चता, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व के मानव जीवन के हर क्षेत्र में उन्हीं की सर्वोच्चता स्थापित हो। विज्ञान में तो मेहनत की ही है उन्होंने, हो ही जाए, लेकिन मानविकी में, साहित्य में, शांति की बात में, सब में इनकी ही सर्वोच्चता स्थापित हो, इसके लिए इन्होंने सारे पुरस्कार किए हैं प्रोपेगेंडा के द्वारा। तो सत्य को पहले जानना चाहिए, तो इनका उद्देश्य ये है। दूसरी बात, जिन सज्जन को बताया जाता है, जो कि हैं ही अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, तो ये स्वयं क्या थे? ये स्वयं एक विज्ञान का भी अध्ययन करते थे और व्यापारी भी थे। अब इन लोगों का जो मैंने दोनों गुण बताए, उसका एक उदाहरण स्वयं अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हैं कि उन्होंने जो ये डायनामाइट जिससे बना, उसके पहले जो नाइट्रोग्लिसरीन का जो प्रयोग शुरू किया, तो सबसे पहले तो अपने ही छोटी सी फैक्ट्री थी उसमें किया और उसमें विस्फोट हो गया। तो इनका छोटा भाई मर गया और पूरी फैक्ट्री की चिथड़े चिथड़े उड़ गए, धज्जियां उड़ गई। तो कष्ट तो उठाया ही। यानी प्रयोग में जान जोखिम में डालना, माल जोखिम में डालना, ये सब तो करते थे, पुरुषार्थी थे। इसके बाद भी ये लगे रहे, पीछा नहीं छोड़ा। सारा कारखाना जल गया, सारा छोटा भाई मर गया, बहुत धज्जियां उड़ गई शरीर की और संपत्ति की भी, लेकिन लगे रहे। और फिर इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया कि जैसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, विस्फोटक शक्ति जो है नाइट्रोग्लिसरीन की, उसको कैसे कंट्रोल करना और कंट्रोल करके अपने उपयोग में लगाना। तो ये जो डायनामाइट है, इसका भी उपयोग क्या हुआ है? मुख्यतः सुरंगें और खदानें, इसमें विस्फोट करना, है ना। खदानें, बड़ी बड़ी खदानें जो उड़ी हैं, वो डायनामाइट के आविष्कार के बाद ही उड़ी हैं। तो मूल काम इन्होंने क्या किया है? प्रकृति का विनाश, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाना, बड़े बड़े खदान, और जो सीमित दोहन होता था प्रकृति का, संसाधनों का, उसकी बजाय असीमित शोषण। आपने
कोयले की खदानें डायनामाइट से उड़ा के चाहे जितना कोयला निकाल लिया, चाहे जितना लोहा, चाहे जितना सोना, सोने में तो डायनामाइट कम ही जगह लगा है, लेकिन है, और हीरे, सब जगह डायनामाइट का प्रयोग। और इन्होंने रूस में जो उनका बाकू शहर है, उसमें तेल के कुएं और तेल के स्रोत की खोज में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, और उसमें डायनामाइट के द्वारा बहुत ज्यादा तेल निकालने में सफलता पाई। रूस अभी भी, रूस का जो तेल का बड़ा भंडार है, उसका प्रारंभिक सूत्रपात इन्होंने ही किया, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। उससे इनको बहुत धन मिला, बहुत धन मिला, खूब कमाए। प्रकृति के शोषण से ही वो कमाई हुई, और उससे फिर इनके मन में आया कि हम थोड़ा चैरिटी करें, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है चैरिटी का, तो इन्होंने एक फंड बनाया। उस फंड में शुरू में तो, जैसा जयराज ने कहा, मुख्यतः ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस के लिए ही था, 3। फिर उनके मन में, फिर उन्होंने सोचा लिटरेचर भी होना चाहिए, तो ऐसा लिटरेचर जो रहा, क्योंकि ये लोग युद्ध से, उस समय तक कोई प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध हुआ नहीं था, लेकिन ये घबरा रहे थे आपस में भी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस सब आपस में बहुत लड़ रहे थे। तो यूरोप के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह भी रही है कि बिना युद्ध किए रह भी नहीं सकते, आज भी वो युद्ध कर रहे हैं, और फिर युद्ध से जो नाश होता है उससे घबराते भी हैं, तो अजीब से डोलते रहते हैं। तो इनको लगा कि थोड़ा शांति के लिए भी, तो शुरू में इन्होंने किया है साहित्य के लिए। तब तक शांति दिमाग में नहीं थी। जो नोबेल ने स्वयं स्थापित किया है वो 4 चीजों के लिए किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो मेडिसिन और लिटरेचर। ऐसा लिटरेचर जो शांति की भावना, यानी लोगों के चित्त में क्षोभ नहीं जगाए, विक्षोभ नहीं जगाए, बल्कि उसको शांत करे, कूल करे, तो उसके लिए बना था। आज भी जो ये 4 कमेटी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और लिटरेचर की, वो स्वीडन की जो एकेडमी है, साइंस एकेडमी, उसके द्वारा ही गठित होती हैं। और जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे के द्वारा, नॉर्वे की एक संस्था है, उसके द्वारा गठित होता है। तो ये फर्क है, पीस को इन्होंने बाद में जोड़ा है, और वो नॉर्वेजियन एक तरह से कमेटी बनती है। उसमें ये सब जो 4 कमेटी हैं, इनके अध्यक्ष भी रखे जाते हैं, और बहुत से राजनीतिक झुकाव वाले लोग रखे जाते हैं। तो एक तो ये जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा पवित्र जीवन जीकर इन्होंने किया था, इनका सारा जीवन युद्ध और व्यापार में ही गया था। तो हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि जिसका जैसा जीवन हो वैसा ही उसका चित्त होता है, तो जाहिर है कि इनका चित्त तो प्रोपेगेंडा और अपनी प्रसिद्धि और अपने यूरोप के देशों की प्रसिद्धि के लिए था शुरू से। दूसरे पुरस्कार भी ऐसे हैं, चाहे वो मैग्सेसे हों, बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो ये जो इन्होंने पीस प्राइज दिया है, पहली बात तो इनकी समझ में ही पीस उतना ही आता है, जो इनके पक्ष में लिखे वो शांतिवादी हो जाता है, जो इनकी ज्यादा आलोचना करे उसको कह देंगे कि ये तो अशांति पैदा करता है, उद्वेग जगाता है। तो इनका जो विश्लेषण है और इनके जो प्रतिमान है वो सब पक्षपातपूर्ण है। उसका कारण स्वाभाविक है, उसका कारण ये है कि इनके यहाँ कोई योग की परंपरा नहीं है, ज्ञान की, ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च परंपरा नहीं है जिसमें चित्त को शांत करना और निष्पक्ष होकर देखना कि ये जो हम सोच रहे हैं वो हमारा अपना मेंटल इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट है या कोई बहुत यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन से हुआ है। तो विज्ञान के क्षेत्र में तो इनके यहाँ जो सबसे मेधावी लोग हैं उनको एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एकाग्र होकर सब ओर से ध्यान हटा के सत्य को जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक सत्य को, जो कि उसके बिना खोज ही कैसे करेंगे। लेकिन शेष जीवन में ये सदा इनका चित्त किसी न किसी आकांक्षा से, लालसा से उद्विग्न रहता है सारा। तो जो भी ये राजनीति करते हैं, जो भी शांति का काम करते हैं, वो अपने दंडफन से ही करते हैं। कोई इनके यहाँ राजर्षि जैसी कोई चीज नहीं होती कि ऐसे लोग हों जो कि वीतराग हों, निष्पक्ष हों और केवल अपनी प्रजा का या मनुष्य का कल्याण चाहते हों। ऐसा कोई व्यक्ति इनके यहाँ कभी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बनावटी नहीं है। तो ये जो पीस प्राइज इनकी है, वो जानना चाहिए कि वो तो सदा राजनीतिक कारणों से दी जाती है। अब साहित्य का भी वही मामला है। जैसे भारत में देखिए, तो भारत में अब तक इन्होंने सबसे पहले साहित्य का पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को दिया था। क्यों दिया? क्योंकि गीतांजलि के द्वारा उन्होंने थोड़ी आध्यात्मिक भावना जगाने की कोशिश की। एक आध्यात्मिक भावना भी वैसी जो यूरोप को समझ में आए कि सब जगह ईश्वर है और शांति है और प्रेम है, और यही सब भाव, और संपूर्ण मानव महासागर, मानव का महान समुद्र, ये थे तो भारतीय
लेकिन इन लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा कि हम तो कर रहे हैं इनका शोषण, लेकिन ये उसके जवाब में कोई तेजस्विता नहीं दिखा रहे हैं जैसे और लोगों ने दिखाई। जैसे काजी नजरुल इस्लाम जो बंगाल के ही महाकवि थे, उन्होंने जो राष्ट्रभक्ति दिखाई, और जो बाकी आमार सोनार बांग्ला वगैरह जो भी ऐसे गीत थे, उसमें जो देशभक्ति की भावना थी, चाहे वो द्विजेंद्र लाल राय हो, चाहे अन्य, चाहे जैसा मैंने बताया काजी नजरुल इस्लाम हो, उनके काव्य में, उनके साहित्य में तो राष्ट्रभक्ति थी और वीरता की भावना थी, तेजस्विता की, अन्याय के प्रतिरोध की। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी प्रशंसा वाले गीत लिखे, या लोगों के चित्त को शांत करना, कह रहे ये तो ऐसे ही है, हेथा यार हेथा अनार्य, हेथा द्राविड़ चीन, शकहोण दल पाठान मुगल, एक देहे हो बुलीन, इस तरह का लिखा ना कि ये भारत तो ऐसा है, यहाँ तो आर्य अनार्य शक हूण मुगल अंग्रेज सब आए और सब एक ही शरीर में लीन हो गए। तो ये उनको बड़ा पसंद आया कि हमने जो यहाँ लूटपाट की है, आक्रमण किया है, उसको ये बड़ा उसकी स्तुति कर रहे हैं कि ये तो एक ही देह में सब लीन हो गए, सब एक ही शरीर है भारत का। तो साहित्य का पुरस्कार भी इस राजनीतिक या पॉलिटिकल बुद्धि से दिया गया। राजनीति तो हमारे यहाँ उसी को कहा जाता है जो न्यायपूर्ण हो। पॉलिटिकल बुद्धि से कि हम जो औपनिवेशिक शोषण कर रहे हैं, साम्राज्यवादी शोषण कर रहे हैं, जिनका शोषण कर रहे हैं, उनके चित्त को ये शांत करेंगे, ठंडा करेंगे, सुलाएंगे, है ना। तो जो इनकी दवाएं भी वही होती हैं, या शामक दवाएं, यानी आपके चित्त शांत करना है, दर्द भीतर होता रहे लेकिन दर्द आपको अनुभव नहीं हो, रोग निवारण की बजाय शामक दवाएं ज्यादा देते हैं। तो उसी प्रकार इनको शामक साहित्य, ऐसा ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट वाला अमनकारी साहित्य था, रविन्द्रनाथ टैगोर का को दिया। ये इससे भी देख लीजिए कि 1913 के बाद इन्होंने आज तक भारत में किसी को साहित्य का नोबेल नहीं दिया, जबकि कम से कम जयशंकर प्रसाद रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी बहुत बड़े कवि हैं, महाकवि, अद्भुत प्रतिभाशाली, और सचमुच संपूर्ण विश्व की और मानवता की चिंता करने वाला उनका कामायनी का जो संग्रह है, जो अन्य उनका लेखन है, सब बहुत ही मानवीय है। लेकिन चूंकि वो भारतीय चेतना से संपन्न है और उसमें मुगलों या अंग्रेजों के पक्ष में कोई बात नहीं कही गई है, तो इन्होंने आज तक जयशंकर प्रसाद को भी नोबेल लिटरेचर नहीं दिया, नोबेल लिटरेचर वाला पुरस्कार नहीं दिया। तो ये दिखता है। भारत के विषय में भी इनकी जो रीति रही है, हम लोग तो पहले उसी की चर्चा कर लें। तो भारत में भी देखिए, इन्होंने 1901 से ही शुरू हुआ पुरस्कार, और 1902 का ही पुरस्कार रोनाल्ड रोज को दे दिया। अब रोनाल्ड रोज क्या है, मलेरिया, भारत में चूंकि वो अल्मोड़ा में जन्मे थे, तो उनको ये भी प्रचारित कर दिया कि ये भारतीय भी है। यानी जो शुद्ध अंग्रेज है, अगर वो अल्मोड़ा में जन्मा तो उसको भारतीय प्रचारित कर दिया, और कह दिया कि देखो इसने बड़ा काम किया है। तो किया तो इसलिए कि मलेरिया बीमारी के विषय में चिकित्सा के उन्होंने खोज की, लेकिन प्रचार ये भी कर दिया। और हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि मगन ही हो जाते हैं। इसी प्रकार रुडयार्ड किपलिंग चूंकि ब्रिटिश भारत में कुछ समय रहे थे, तो जबकि उन्होंने खुलेआम ये लिखा है कि पश्चिम पश्चिम है, पूरब पूरब है, ईस्ट ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, और वो दोनों कभी भी नहीं मिल सकते। यानी ईस्ट को, पूर्व को, ईस्ट वेस्ट भी उन्हीं का डिवीजन है। वस्तुतः तो ये हमारे उत्तर में रहते हैं, कोई पश्चिम तो है नहीं, पर भारत में लोग अभी भी इनको पश्चिम कहे जाते हैं, मानसिक गुलामी, बौद्धिक गुलामी के कारण। यूरोप हमसे पश्चिम में नहीं है, तो उसको पश्चिम कहना गलत है, लेकिन यहाँ सब कहते हैं पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति। तो हमारी बौद्धिक जो दशा है, उसका ये लाभ उठा रहे हैं, इसीलिए ऐसी शिक्षा को यहाँ प्रेरणा देते हैं जो भारत के ज्ञान को बिल्कुल नहीं बताए, जो इनके ही ह्यूमैनिटीज के ज्ञान का ट्रांसलेशन। तो रुडयार्ड किपलिंग को भी दे दिया 1907 में, और उसका भी ये प्रचारित किया कि ये भारतीय भी है, ब्रिटिश भी है। ये इनका रहा है। इससे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मदर टेरेसा, जिसे ये लोग कहते हैं, वो टेरेसा नामक महिला जो भारत में हिंदू धर्म की समाप्ति के लिए कार्य कर रही थी, हिंदुओं के कन्वर्जन के लिए, और जो मरते हुए लोग थे, अगर मर रहे हैं तो थोड़ी देर दवाई की और फिर उनको झट से बपतिस्मा दे दिया पानी छिड़क के, और भाई को कह दिया कि तुम आज से क्रिश्चियन हो गए। ऐसा महान भयंकर आपत्तिजनक पाप करने वाली स्त्री को इन्होंने तो नोबेल प्राइज दिया ही। जैसा मैंने बताया, अभी भारत में जो लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, जो शासन में है, वो इनके प्रति इतनी भक्ति रखते हैं कि उसको भारत रत्न भी दे दिया गया। लीजिए साहब, यानी जिसने भारत के सत्व, भारत के मर्म, भारत के हृदय, भारत के प्रज्ञा के नाश के लिए काम किया,
उस टेरेसा को भारत रत्न दे दिया गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही चल रहा है। इसी प्रकार आप देखिए, विज्ञान में तो समझ में आता है, हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक ही थे, लेकिन बाद में वहां जाके रहे तभी उनको दिया गया। इसके बाद जिन वैज्ञानिकों को दिया गया है, चाहे वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो, एक तो उनको अन्य लोगों के साथ मिला है ना, और चाहे वेंकट राम कृष्णन हो, तो इनको इसमें से ज्यादातर लोग काम तो फिर वहीं किए हैं, अमेरिका में या यूरोप में। भारत में इनका काम, भारत में भी तो एक से एक वैज्ञानिक हुए हैं, भारत में जिसने काम किया हो उसको तो नोबेल प्राइज नहीं दिया। अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण बात है, अर्थशास्त्र में जिनको देते हैं तो उन्हीं को देते हैं जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के पक्ष में काम करें, चाहे वो अमर्त्य सेन हो और चाहे अभिजीत बनर्जी को अभी मिला है 2019 में। तो ये सब लोग क्या करते हैं, एक तो ये इंडियन अमेरिकन है अभिजीत बनर्जी भी, अमर्त्य सेन भी ज्यादातर समय इंग्लैंड और अमेरिका में रहे हैं, तो उनको शांति ये इसका इकोनॉमिक्स का, ये इकोनॉमिक्स पहले जो मूल योजना थी अल्फ्रेड नोबेल की उसमें नहीं था, उसमें 4 ही अनुशासन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और बाद में लिटरेचर, लेकिन इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का जो अमेरिकी यूरोपीय मॉडल है उसको दुनिया में फैलाना है। उसके पक्ष में जो लिखता है उस अमर्त्य सेन को, जो भारत के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते, उनको इकोनॉमिक्स का दे दिया, और फिर जैसा हमारे यहाँ परंपरा है, लीजिए साहब, उनको भारत रत्न भी दे दिया। वाह! यानी जो जिसको ये लोग यूरोपीय अमेरिकी लोग महान कहें, उसको हमारे भारत की सभी सरकारें महान मानने लगती हैं। अब अमर्त्य सेन का कोई भी रोल नहीं है भारत, उसको भारत रत्न, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, लेकिन दे रहे हैं। तो अभी तो पुरस्कारों की ये स्थिति है जो आपने, इसी प्रकार अभिजीत बनर्जी हैं, इन्होंने भी मुख्यतः इंग्लैंड में ही और अमेरिका में ज्यादा काम किया है, तो और उनको साथ में मिला है, माइकल क्रेमर वगैरह के साथ संयुक्त रूप से मिला है। लेकिन भारत के लिए इनका क्या महत्व हो सकता है, अभिजीत बनर्जी को भी भारत रत्न दे दे भारत सरकार। तो पहली बात ये हुआ इकोनॉमिक्स या लिटरेचर के संबंध में, जो कि वस्तुतः गंभीर विद्या के क्षेत्र है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये शांति के नाम से देते हैं, जो स्वीडन के स्थान पर नॉर्वे की एकेडमी देती है, वो तो पूरी तरह राजनीतिक गुणा भाग होता है। जैसे पिछले आप लिटरेचर की बात कर रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी थोड़ा-सा बात करें कि विंस्टन चर्चिल को में दिया गया है नोबेल प्राइज़, कि उसकी हिस्ट्री और वो जो उसने बायोग्राफी लिखी उसके कारण। तो वो तो बिल्कुल सही था। क्या मैं कर रहा हूँ, क्या कुछ मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता है जिसके कारण मेरे को ऐसा लग रहा है कि विंस्टन चर्चिल एक गलत व्यक्ति था जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर की फील्ड में, या फिर वो सही था कुछ? इस पर थोड़ा-सा नहीं, कुछ तो बताइए। शांति के जितने पुरस्कार दिए हैं इन्होंने, उसमें से एक को भी आप ये नहीं कह सकते कि उसने शांति के लिए काम किया। तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा नाम तुमने लिया विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल तो युद्ध पिपासु था सदा, लिटरेचर तो उसका युद्ध के संस्मरण है ना मुख्यतः। विंस्टन चर्चिल ने जो अपने संस्मरण लिखे हैं, तो उससे तो कोई भी ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती जो शुभ हो। उससे तो ये मिलता है कि कितना चालाकी से युद्ध किया जा सकता है, कैसे दूसरों को परास्त किया जा सकता है, कैसी रणनीति बनाई जा सकती है। तो उसमें भी साहित्य के रूप में उसको पुरस्कार देने के लायक क्या था भाई? रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसों का तो समझ में आता है, कुछ और भी यूरोपीय लेखकों को मिला है, अमेरिकन लेखकों को मिला, उनका कुछ ना कुछ शांति के लिए है। विंस्टन चर्चिल का तो कुछ भी नहीं है, साहित्य के रूप में कोई ऐसा सकारात्मक योगदान नहीं है कि उससे कोई प्रेरणा मिले। उससे तो यही मिलेगा कि खूब चालाकी करना चाहिए, छल करना चाहिए, धूर्तता करनी चाहिए, रणनीति करनी चाहिए, कूटनीति करनी चाहिए। तो बड़ी विचित्र बात है। अब जो शांति पुरस्कार भारत में दो भारत और पाकिस्तान में दिए हैं, उनकी चर्चा बहुत जरूरी है। कैलाश सत्यार्थी और वो यूसुफ, क्या नाम है उसका, यूसुफ जई, मलाला यूसुफ जई। मलाला यूसुफजई। जी। मलाला यूसुफ जई 17 साल की छोकरी, उसको आपने नोबेल प्राइज दे दिया। इससे पता चलता है ना क्या तमाशा है। मलाला यूसुफजई नाम की बच्ची, उसने ऐसा क्या विश्व शांति में योगदान दे दिया भाई? ये तो साफ साफ दिखता है कि भाई उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया, इस्लाम का पक्ष लिया, यानी मजहबी उग्रवाद के पक्ष में जो खुलेआम कार्य कर रही है। म्यांमार में जो रोहिंग्याओं का म्यांमार के विरुद्ध काम है, म्यांमार के विरुद्ध रोहिंग्याओं ने युद्ध छेड़ रखा था, जिसको वहां की सेना ने कई जगह पीटा है, और वो रोहिंग्या भारत आए, इनके पक्ष में है ये।
यानी भारत, म्यांमार आदि देश तहस नहस हो जाएं, मजहबी उग्रवादी भारत को, म्यांमार को और दुनिया के अन्य देशों को नष्ट कर दें, इसके पक्ष में कार्य कर रही लड़की, और वो भी किशोरी, उसको आपने नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया और उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण करवाया और ऑक्सफोर्ड में भाषण करवाया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण कराया। तो इससे पता चलता है, भारतीयों को ये जानना चाहिए कि सत्य से इन सम्मानों का कोई संबंध नहीं है। ये तो यूरोप और अमेरिका के लोग अपने राजनीतिक समीकरण, जिससे आप चाहे नष्ट हो जाएं, आप पर दबाव पड़े, उन्हीं को ये पुरस्कार देते हैं। इसी प्रकार कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इन्होंने जो काम किया, तो जो भारत का कालीन उद्योग था उसको बदनाम करने का बहुत काम किया कि यहाँ बंधुआ मजदूर हैं, बाल बंधुआ मजदूर हैं, और जबकि वो एक तरह के ट्रेनी थे, प्रशिक्षु थे। मैंने खुद उस क्षेत्र का दौरा किया और उस समय जनसत्ता में कई दिनों तक लगातार रिपोर्टिंग की थी। तो जो वहाँ ब्रिटिश और दूसरे देशों की संस्थाएं काम कर रही थी, वो भी बच्चों को रख रही थी, पर वो बच्चों को कहते थे कि ये प्रशिक्षु हैं, हमारे यहाँ ये ट्रेनी है ना, इनकी अप्रेंटिसशिप हम कर रहे हैं। उनके विरुद्ध इन्होंने कभी नहीं लिखा। और जो परंपरागत कालीन उद्योग वाले व्यापारी थे, तो वो ये शब्द नहीं जानते, अंग्रेजी के शब्द, झूठ व्यक्त करने वाले, सत्य को ढकने वाले शब्द नहीं जानते। तो हाँ भाई, बच्चे को काम सिखा रहे हैं, तो उनके सबके विरुद्ध इन्होंने चलाया, ताकि जो ईरान का कालीन उद्योग है और जो जर्मनी में भी कालीन उद्योग मैंने फ्रांस और जर्मनी में भी कालीन उद्योग पनप रहा था, उसके पक्ष में उन्होंने काम किया। और आप देखिए कि बाल मजदूरी के विरुद्ध वो इतने बड़े हीरो बन गए कि आए दिन हवाई जहाज से चाहे जहां उड़ते थे, है ना। आज यहाँ स्वीडन जा रहे हैं, आज जर्मनी जा रहे हैं, आज फ्रांस जा रहे हैं, आज अमेरिका जा रहे हैं। ये बाल मजदूरों की समस्या हल करने के लिए आपको इतने ज्यादा हवाई उड़ानों की क्यों जरूरत पड़ी? लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, और पता नहीं भारत रत्न मिला है या मिल जाएगा, ये हमें ध्यान नहीं आ रहा। किसी भी दिन उनको भारत रत्न भी दे सकते हैं कैलाश सत्यार्थी को। और हमारे लोग तो हर बात में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भारत में पैदा हुआ है, वो पक्का क्रिश्चियन है और अमेरिका और इंग्लैंड के लिए काम कर रहा है, तो आप गर्वित हैं, वाह वाह वाह, फलानी जो है अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति प्रत्याशी साहब, वो भी क्योंकि भारत मूल की है। ऐसा है कि जो शिक्षित भारतीय हैं अभी तक, उनको जो चाहे जो बहा ले जाए किसी भी शब्द से, भारतीय मूल का है, ये स्वयं में कौन सा गुणवाचक है? भारत में तो कंस भी हुआ, रावण भी हुआ, दुर्योधन भी हुआ। नीच और हत्यारे कोई भारत में नहीं होते क्या? हिंदुओं में नहीं होते क्या? अरे उसका गुण बताओ ना, उसने क्या किया है। किसी का भारतीय होना, यहाँ तक कि हिंदू होना भी स्वयं में किसी चीज का पर्याय नहीं है, जब तक वो सदाचारी नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, ज्ञान के लिए काम नहीं कर रहा। आखिर भारत में बहुत से लोग हैं जो इस समय भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, चीन के लिए काम कर रहे हैं। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में खुलेआम पाकिस्तान के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के भरे लोग हैं, और बहुत से विपक्षी दल भी। तो भारतीय होने से क्या होता है? लेकिन साहब, वो भारत मूल का है, उसको ये अमेरिका ने ये पुरस्कार दे दिया। कोई मैग्सेसे पुरस्कार भी उन्हीं लोगों को मिले हैं ज्यादातर, एक आध वो बीच बीच में अच्छों को भी दे देते हैं, आचार्य तुलसी जैसों को। लेकिन फिर बाद में अपने जो उनके लिए काम करते हैं, चाहे वो संदीप पांडे हो, चाहे कोई भी, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको ही देते हैं। तो इन सारे पुरस्कारों का रहस्य ये है, खासतौर से कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संदीप पांडे, इन लोगों को जो कोई मैग्सेसे या नोबेल पुरस्कार, या मदर टेरेसा तो साक्षात हिंदू धर्म को नाश करने के लिए काम कर रही थी, तो ये देते हैं। तो इसी के क्रम में है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में मुझे बहुत प्रिय हैं इसलिए कि वो ज्यादा ढक नहीं पाता। ये इंग्लैंड के लोग और अमेरिका के भी जो शातिर लोग हैं, उनमें सबसे बड़ी कला क्या होती है? कवर करते हैं, अपना ढकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुल के व्यापारी है साहब। हमारा व्यापार, अमेरिका का व्यापार बढ़ना चाहिए, आप जाओ बाहर में, है ना, आपको लाभ हो, अच्छा हम आपको भी कुछ दे देंगे। सौदेबाज व्यापारी, खुलेआम सौदेबाज व्यापारी। तो उसने सौदा कर लिया होगा, देख देख भाई, मैं मोदी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अरे यार रुक जाओ, उसमें हमारा भी भला है। क्योंकि इनके अब तो स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के भी परमाणु ठिकाने या बहुत सारे ऐसी चीजें वहां थी पाकिस्तान में, और उनको खतरा हो रहा था। तो अपने स्वार्थ के लिए रुकवाया, और ऊपर से उसी ने कहा होगा मुनीर से कि अरे मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल भी बनवाया। बांग्लादेश में भी सारा खेल अमेरिका ने खेला था।
तो भारतीय उपमहाद्वीप में और पूरे विश्व में ये लोग अपना खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा होगा मुनीर से कि अरे देख मैंने तेरा नाच रुकवा दिया, ये छिपा गए कि अपना नाच भी रुकवाया है उस बहाने। तो कहा कि मुझे देख शांति का पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान की सरकार ने कुछ टुकड़े पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो खुलेआम सौदेबाजी करता है, व्यापारी है, उसको साहब वो भी नोबेल शांति, लेकिन पहले भी ऐसे पुरस्कार मिलते रहे हैं तो ठीक ही है। हमको भारत को कोई आपत्ति नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दे दो, अच्छा ये वो मोदी से भी उतना ही, नरेंद्र मोदी जी का भी उतना ही सगा है जितना मुनीर का सगा है, कुशल व्यापारी है। लेकिन तमाशा हो गया। एक अच्छी बात यह है कि अब जो दुनिया में ये जो इंटरनेट की दुनिया आ गई है, इससे जो वो लोग भी जो शासन में नहीं है, क्योंकि शासकों को तो पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और वो रिटायरमेंट के बाद भी प्राय है असली गोपनीय बातें नहीं बताते। कोई कोई बता देते हैं लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। जैसे नटवरलाल ने बता दिया कि इंदिरा गांधी वहां गई थी तो वो बाबर की समाधि में भी गई थी अपना पूर्वज मान के उनको प्रणाम करने, है ना, तो पता चला कि ये बाबर की वंशज है। लेकिन बाकी लोग नहीं बताते ऐसी बातें, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। तो इसलिए ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो पूरी दुनिया है, इससे बहुत फायदा है कि शासन से बाहर के लोगों को भी सत्य पता चल जाता है। तो इससे अब बहुत लाभ है कि भारत का भी जो है युवक युवती, उनको ये दिख रहा है कि अच्छा डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम साधारण सा व्यापारी है, ऐसे सौदेबाजी करता है। बस इनको अब तक दुनिया की लूट, अमेरिका के मूल निवासियों की हत्या और विनाश और विशाल क्षेत्र में कब्जा कर लेना, और ये सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। अब भारत के लोग जो पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, वो खुलेआम देख सकते हैं कि संपूर्ण इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिविल सोसाइटी की हत्या से ही तो सारी सफलता पाई है। अमेरिका के साधारण लोगों की, करोड़ों साधारण लोगों की हत्या की, सिविल सोसाइटी की हत्या के बिना तो वहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन ही नहीं सकता। सिविल सोसाइटी की हत्या के बिना इंग्लैंड आधुनिक नहीं हो सकता था। स्वयं इंग्लैंड में उन्होंने गरीबों को बहुत मारा है, स्त्रियों को मारा है। तो ये सब देश तो सिविल सोसाइटी की हत्या करके ही समृद्ध हुए हैं और दुनिया को बताते हैं नहीं नहीं सिविल सोसाइटी, सिविलियंस पर आक्रमण नहीं करो। अरे तुम तो जन्म भर केवल सिविलियन की हत्या करते रहे हो ज्यादा। अगर 1 लाख सिविलियन मारे हैं तो 150 से 1000 सैनिक मारे हैं। तो सिविलियंस की हत्या का रिकॉर्ड है पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का। इसको छिपाते हैं, लेकिन अब इंटरनेट से जो सजग हो उसको सब देख सकते हैं। तो अब इनकी पोल खुल रही। इसी प्रकार खुलेआम अपने स्वार्थ के लिए ये लोग काम करते थे। जैसा चर्चिल के लिए मैंने बताया कि अच्छा युद्ध में हो सकता है हम हार जाएं तो सुभाष चंद्र बोस ना आ जाए या उसके समर्थक ना आ जाए, तो उसने कहा है कि अगर ये लोग आ गए और भारत की सेना यहाँ आती है वो हमारी असलियत जान लेगी तो युद्ध के बाद वो हमको लात मार के, चूतड़ में लात मार के, ये उसका शब्द है, चूतड़ में लात मार के हमको हिंद महासागर में फेंक देगी, मतलब सारे अंग्रेजों को। तो इस डर से भागे थे वो, लेकिन भागते भागते भी वो भारत का अनाज ले गए। अब उनको साहब लीजिए, उनके मेमोयर्स को आपने लिटरेचर का नोबेल प्राइज दे दिया। तो अब ये खुल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इसका सबसे बढ़िया ताजा उदाहरण है कि वो तो खुलेआम सौदेबाजी कर रहा है। भाई मैंने तेरा नाश रुकवा दिया, उसमें अपना भी रुकवाया, और नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं, हमने उनसे कह के रुकवा दिया, अब मुझे तू शांति पुरस्कार दिलवा। तो बहुत ही मजेदार स्थिति हो गई है और इन पुरस्कारों की पोल खुलने लगी। अब इसमें आपका जो अंतिम प्रश्न था कि फिर भारत को अपना करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए एक, पर यह केवल शुभ कथन है। भाई भारत तब करे जब उसमें, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कई क्षेत्रों में आत्मविश्वास लौटाया है, भारतीयों के आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा की है। भारतीयों में आत्मविश्वास तो सदा से था, लेकिन यहाँ शासक ऐसे आए, अंग्रेजों के दलाल और यूरोपीय लोगों के दलाल, कि उन्होंने कोशिश की कि भारत के विशेषकर हिंदुओं का आत्मविश्वास खंडित हो और दबे। पहले तो उन्होंने मुसलमानों का हल्ला मचाया, जितना उन्होंने विनाश नहीं किया था उससे 100 गुना बढ़ा के, अरे मुसलमान बड़े भयंकर हैं, खत्म कर देंगे, जिससे हर हिंदू डर जाए। तो जब वो दंगा करें, फसाद करें तो डरा रहे, देखो देखो घर में घुस जाओ। यद्यपि ऐसा हुआ नहीं। भारत में जितने दंगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के, उसमें हर एक दंगा, मैंने कुछ दंगों की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है पुलिस की, हर दंगा मुसलमानों ने शुरू किया, लेकिन हर दंगे में बाद में मुसलमान पिटे। तो गांधी, नेहरू और कांग्रेस के दिन रात परिश्रम और प्रयास के बावजूद हिंदू कायर नहीं हुआ है। हिंदू तो संसार की सबसे योद्धा जाति है, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि हिंदुओं में ग्लानि पैदा हो। तो वो ग्लानि भाजपा के लोगों में भी दिखती है,
जब आप मदर टेरेसा को मदर टेरेसा कहते हैं, डायन नहीं कहते। जब आप कैलाश सत्यार्थी का सारे भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश में बड़ा स्वागत किया, तो जब आप ऐसे लोगों को जो भारत के हित के विरुद्ध काम करते हैं, आप इसलिए अभिभूत हो जाते हैं। अमर्त्य सेन का कितना मोदी जी से भी मिला और कुलपति भी बना दिया वहां नालंदा में। ये सब क्या हो रहा है? नालंदा में जो ज्ञान परंपरा थी, उसका अमर्त्य सेन का उससे क्या लेना देना? वो तो केवल अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमिक्स को जानता है। तो भाजपा में भी जब तक ये हीन भावना है, हालांकि युद्ध के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में मोदी जी ने भारत में आत्मविश्वास खूब फैलाया है, तो आत्मगौरव की भावना जगाई। अगर वो बुद्धि के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के क्षेत्र में भी आत्मगौरव आ जाए, तो भारत को अवश्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करने चाहिए और उसकी बहुत जल्दी प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्योंकि भारत तो स्वभाव से निष्पक्ष है। भारतीय शासक और भारत के लोग तो निष्पक्षता से अगर देंगे सारे संसार में चिन्हित करके, तो बहुत प्रतिष्ठा होगी। हो सकता है मोदी जी कुछ समय बाद ऐसा करें, क्योंकि उनमें जब उन्होंने अन्य क्षेत्रों में आत्मगौरव पुनः स्थापित किया है और आत्मविश्वास लौटाया है, तो हमको अपने पुरस्कार, अमित शाह में भी वो दिखता है। उन्होंने कहा ही है कि अंग्रेजी में बोलने में लोगों को शर्म आने लगेगी कुछ वर्षों के बाद, जो गिटपिट गिटपिट करते हैं और सोचते हैं हम कोई बड़ी ऊंची चीज बोल रहे हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे स्वाभिमानी लोग अगर शासन में हैं, तो बहुत संभव है कि भारत में फिर से वो आत्मविश्वास आए, और तब हम जब स्थापित करेंगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दे दिया। किसी भी भारत विरोधी और सत्य विरोधी और धर्म विरोधी व्यक्ति को आप सम्मान देते चले जाएं इसलिए कि उसको इंग्लैंड या फ्रांस या अमेरिका पूछता है। इससे जब उबर जाएंगे, जब तक आप ये करेंगे आपकी कोई इज्जत दुनिया में नहीं होगी। सब समझेंगे अरे ये इनके पिछलग्गू हैं, ये तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, ये तो रूस के पिछलग्गू हैं, ये तो इंग्लैंड के पिछलग्गू हैं। लेकिन अगर स्वाभिमान के साथ व्यवहार किया और अपनी विद्या परंपरा, अपनी विद्या बुद्धि, अपनी प्रज्ञा के द्वारा सम्मानों का क्रम शुरू किया, तो अभी तो महात्मा गांधी सम्मान भी उनको दे दिया जाता है जो उसी धारा के लोग होते हैं, विश्व में काम कर रहे हैं। तो अपने जो अलग स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से जो मानवता के लिए काम कर रहे हो, धर्म के लिए काम कर रहे हो, धर्म मतलब सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब तो रिलीजन या मजहब है। तो जो सार्वभौम मानव मूल्यों के लिए काम कर रहे हो, जो साहित्य में उच्च कोटि का साहित्य ऐसा लिख रहे हो जिसमें किसी यूरोपीय या अमेरिकी नेशन का पक्षपात ना हो, उनको महिमा मंडित न किया जाए, बल्कि सबका सही गुण दोष विश्लेषण हो, ऐसे साहित्य को मिले। सचमुच की शांति के लिए काम करने वाले लोगों के लिए, और विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे अपने वैज्ञानिकों को उच्चतम पुरस्कार दिए जाने चाहिए, इस पर काम हो। और उनको जैसे सेना को मोदी जी ने बहुत ज्यादा शक्ति दी है, उसी प्रकार हमारे वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को भी वो उसका गुण तो वो गा ही रहे हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी। तो हमारे वैज्ञानिकों को भी और ज्यादा संसाधन सुलभ कराए जाएं और फिर उनको सम्मान और प्रतिष्ठा भी दी जाए। तो इससे सारे विश्व में भारत की धाक उससे ज्यादा जम जाएगी जितनी अभी नोबेल पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार की। तो भारत को ये पहल करनी चाहिए। ये आपकी बात का उत्तर है। जी, आपकी ये सारी बात सुन के एक जो मेरे दिमाग में कंक्लूजन आ रहा है कि ये पूरा कहीं न कहीं एक नैरेटिव वॉरफेयर ही है, जिसमें नोबेल प्राइज़ या दूसरे जो भी प्राइज़ हो, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। तो इसी में मैं हाँ, देख रहा था कि क्या भारत में भी कोई ऐसे प्राइज़ दिए जाते हैं? तो 2 मेरे को ऐसे प्राइज़ लगे जिनका नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तो लीलावती अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स में, बताओ। जो हाँ, लीलावती अवार्ड जो भास्कराचार्य की बेटी थी उनके हाँ, ऊपर, हाँ, 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 और वो हैदराबाद में दिया जाता है, और ऐसे ही एक रामानुजन अवार्ड भी दिया जाता है तमिलनाडु में। मगर हाँ, अगेन इनकी प्रतिष्ठा वैसी नहीं है जैसे कि नोबेल की है या दूसरे जो दुनिया के, विश्व के या फिर यूएसए के जो अवार्ड हैं या फिर जिन्हें अभी हम ग्लोबल अवार्ड बोलते हैं, वैसा कुछ। तो हाँ। इनकी भी वैसी स्थापना होनी चाहिए या फिर क्या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि ये वर्ल्ड रेनाउंड बन जाए, जैसे कि नोबेल है या दूसरे कोई अवार्ड है? ये मेरा नहीं, वो आखिरी प्रश्न होगा। जी। वो बड़ी सरलता से हो सकते हैं। पहली बात, ये जो स्वीडन में या नॉर्वे में या कहीं भी पुरस्कार हैं, ये वहां की सरकारों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचारित हैं, प्रतिष्ठित हैं। ये कोई वस्तुतः गैर सरकारी नहीं है। गैर सरकारी दिखते हैं, लेकिन सदा वहां के, जैसे कि स्वीडिश साइंस एकेडमी
नॉर्वेजियन साइंस एकेडमी, यानी वहाँ की शासकीय संस्थाओं के द्वारा प्रचारित हैं। अगर जैसे लीलावती है, रामकृष्ण अवार्ड है, अगर ये भारत शासन के द्वारा जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रचार हो, संचार माध्यमों के द्वारा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों के द्वारा हो, रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सारे चैनल से हो, प्रधानमंत्री उसके पक्ष में बोलें, सम्मान करें, जब जब सम्मान दिया जाए तो प्रधानमंत्री स्वयं जाएं, राष्ट्रपति स्वयं जाएं और इसका चर्चा भी करें तो हो जाएगा, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाएगी। शासन, इस समय तो शासन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली संस्था है। हमने ऐसा तो वातावरण बनाया नहीं है कि शंकराचार्य की प्रतिष्ठा विश्व में हो, भारत में ही उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो अभी मान लो शंकराचार्य जी के द्वारा लीलावती सम्मान दिया भी जाए तो उसको विश्व नहीं मानेगा, तो वो समय आने में देर है। तो अभी शुरू में शासन के द्वारा अगर इन सम्मानों की प्रतिष्ठा हो तो वो फैल जाएगा। अभी शासन की बहुत बड़ी भूमिका है। जी, तो आज का ये डिस्कशन आई थिंक यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। मेरी जो जिज्ञासाएँ थी उसको शांत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जय हो। डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑब्सेशन है नोबेल पीस प्राइज़ से, देखते हैं ये भविष्य में किस ओर जाता है। मैं थोड़ा-सा वो इसी पे वेट कर रहा हूँ जब ये अनाउंसमेंट आएगी कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिलता है। हालाँकि अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इज़राइल और ईरान की, वो भी कुछ रोल प्ले कर सकती है। और मैं चाहूँगा कि अपन आगे वाले कुछ वीडियोज़ में उसकी थोड़ी-सी बात करें, उस पे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, अवश्य अवश्य। डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। ये जो है वो भारत जी। में एक फिल्म बनी है, उसका शीर्षक है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये पैसे वाले नोबेल प्राइज ले जाएंगे। ये लोग तो बिजनेस वाले और पैसे वाले नोबेल प्राइज ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हड़प सकते हैं शांति पुरस्कार, क्योंकि उनका अपना प्रभाव है। और यूरोप में भी बहुत सारे गुट हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्वीडिश एकेडमी या नॉर्वे के लोग डोनाल्ड ट्रंप को सोचें कि ये तो हमारे यहाँ से जो लोग भाग भाग के गए थे उनका नायक है, तो हम इसको न दें। ये भी हो सकता है, दोनों संभावना है। और जितने भी धर्ममांसा के सभी दर्शक हैं, उन सभी से निवेदन है कि अभी-अभी पंकज गुरुजी ने राजनीति शास्त्र पर भी पूरी एक सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी कुछ 20 वीडियोस हो गई हैं। ये वीडियो के एंड में आपको उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, तो वो सीरीज को भी अवश्य देखें। उसमें भी काफी कुछ नया आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि पर्सनली टॉकिंग मैंने उसमें से काफी कुछ सीखा है। बाकी आई होप ऐसी कुछ चर्चाएं और भी हम करेंगे गुरुजी, और मेरे प्रश्नों को आप ऐसे ही थोड़ा सा छांटते रहिएगा। हाँ, तो अवश्य बहुत-बहुत अवश्य। धन्यवाद। जय हो। धर्म की जय हो। जय अधर्म हो, का नाश अधर्म हो, का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों सद्भावना में हो, सद्भाव हो, विश्व विश्व का का कल्याण कल्याण हो। हो। नमः नमः पार्वती पतये, पार्वती हर पतये, हर हर महादेव। महादेव।